हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। और आज हम करने जा रहे हैं सिलेबस डिस्कशन ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी ने ईपीएफओ की नोटिफिकेशन निकाली है। तानिया मैम ने वो डिस्कस भी किया था आपके साथ, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सब कुछ। तो उसमें अब मेरा कंपोनेंट जो है, जो मैंने आपको करवाना है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। अब ईपीएफओ के एग्ज़ाम में क्या है कि दो टाइप के वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है। एक निकली है एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है, और एक निकली है एपीएफसी के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, 577 टोटल वैकेंसीज हैं। उनमें से 418 जो हैं वो ईओ के लिए हैं और जो बाकी हैं वो एपीएफसी के लिए हैं। अब एपीएफसी और एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो सिलेबस है वो अलग अलग है। मोस्टली बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सिलेबस जो है वो सेम है, बट ये सिलेबस सेम नहीं है। कुछ कंपोनेंट्स जो है वो सेम है, लेकिन जैसे एपीएफसी का एग्ज़ाम है उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में नहीं है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एनफोर्समेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में, और जो एपीएफसी के एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है वो आपको पता है कि यूपीएससी जो है वो कंडक्ट करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो है ये ईपीएफओ की जो पोस्ट है वो आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्कीम है और सिलेबस है हमारे एग्ज़ाम का। अब इसमें क्या है आपने ये देखना है, ये है एपीएफसी का। ठीक है, ये एपीएफसी का है, और ये जो है ये एनफोर्समेंट ऑफिसर का यहाँ ऊपर लिखा होगा। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर भी जिसको बोलते हैं। अब जो इसका सिलेबस है इसमें जनरल इंग्लिश है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, ठीक है, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। देखो, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज है, ठीक है, और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया भी है। लेकिन जो एपीएफसी का एग्ज़ाम है उसमें आपको जो एडिशनल है वो है, एक तो ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये इंश्योरेंस। ये टॉपिक्स जो है ये कुछ एक्स्ट्रा है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, और कल्चर और हेरिटेज भी है। ऑल्दो यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल है, बट यहाँ पर कल्चर और हेरिटेज भी है। तो यहाँ से आपको ये शो होता है कि ये जो दोनों एग्जाम्स हैं ये अलग अलग एग्जाम्स हैं। इसका सिलेबस इसके सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा कम है, लेकिन एक चीज़ इनमें कॉमन है। जो मेरा पार्ट है, जो मैंने आप लोगों को कराना है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर भी है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये वाला पार्ट जो है ये मेरा है, ये मैंने आप लोगों को करवाना है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है। यहाँ तो सिंपली मेंशन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, लेकिन इनमें क्या है, ये कौन से लॉज हैं, इनमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, लेबर लॉज क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जल्दी हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें जो होंगी क्लेरिफाई हो जाएंगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मुश्किल है, ये लेबर लॉज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दे रहे होंगे उसमें नहीं होता है। आई नो कि ये एक्स्ट्रा है इसमें, लेकिन दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको अगर आप करोगे, हम जब पढ़ेंगे लॉज हैं, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो ज़्यादा है, जितना थ्योरीज वगैरह जो है वो ज़्यादा है। तो मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे करना है। देखो, इसमें क्या होगा कि हमने क्या पढ़ना है, ये जितने भी लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, इनको हमने क्या करना है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस पढ़ के इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। हमने देखना है कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे इंडिया में।
ठीक है, एवोल्यूशन कैसे हुआ लेबर लॉज का इंडिया में, उसके बावजूद हमने इसके इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ने हैं, ठीक है, क्या पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कि ये जो लेबर लॉज हैं, ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, ये कहाँ कहाँ पर डिस्कस किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे क्या लॉज बने हैं इनके रिलेटेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ये लेबर लॉज हैं क्या है। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका आपके एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप, दैट इज टर्म टू बी नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, वहाँ पर आपका अपने एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप जो है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ठीक है। उसमें आगे फिर वेरियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट आते हैं, डिस्प्यूट आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन से एक्ट्स हैं जिनका मैं आपको नाम बताऊंगी आगे। वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लेबर लॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे लेबर लॉज। लेबर लॉज क्या होते हैं, देखो लेबर लॉज क्या है, आप इनको बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट लॉज, ठीक है। अब आप जो है किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ वर्क प्लेस पे आपकी कुछ कंडीशंस होंगी, आपकी हेल्थ कंडीशंस, आपका ले ऑफ, उनके लिए जो भी लॉज बनेंगे, ठीक है, जैसे आपकी होगी एनुअल लीव लॉज होंगे, वहाँ पर जनरल हॉलीडेज़ के लिए लॉज होंगे। तो हर एक मतलब अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है तो वहाँ पर क्या होने चाहिए, लॉज होने चाहिए ना। उन्हीं लॉज के तहत आप क्या करते हो, वहाँ पर उस कंपनी में एक्ट करते हो। वैसे ही उसके वर्क प्लेसेस के वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए क्या बोला जाता है, लॉज। तो लेबर लॉज क्या है, किसी भी पर्टिकुलर वर्क प्लेस के जो एक्ट्स हैं वहाँ के बने गए हैं उनको क्या बोला जाता है, लॉज बोला जाता है। इंडिया में क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 44 लॉज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। कितने लॉज हैं, 44 लॉज हैं। लेकिन रिसेंटली क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया था, दोनों जो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों ने पास किया था। उसके बाद प्रेसिडेंट की एसेंट मिली उनको, आपको पता है, उसके बाद एक्ट बन जाते हैं। तो ये जो 44 लेबर लॉज थे, ठीक है, लॉज जो हैं ये लेबर लॉज हैं, 44 लेबर लॉज जो हैं वो 4 कोड्स में क्या कर दिए गए, सबस्यूम कर दिए गए, ठीक है। क्योंकि ये 44 लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा है, तो उनको ईजी बनाने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया, इनको 4 कोड्स में सबस्यूम कर दिया गया है, ठीक है, सो दैट कि ये क्या हो जाए, ईजी बन जाए, इनको फॉलो अप करना ईजी हो जाए, ठीक है। 44 लॉज को करना फॉलो, और उन्हीं लॉज को कुछ जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे कोड्स बनाए हैं, कौन से कोड्स हैं, जैसे कोड्स ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो जो ये एक्ट्स हैं इनके अंदर, उन एक्ट्स को क्या किया है, एक एक कोड के अंदर डाल दिया है, और उनमें जो डेफिनेशंस हैं उनकी वो ईजी बना दी है, सो दैट कि जो हमें लॉज हैं पुराने वाले वो ज़्यादा फॉलो अप ना करने पड़े, और नए कोड्स के तहत जो है हमारा जो एक्ट्स हैं वो चलते रहें और हम उनको फॉलो अप करें, ठीक है। अब क्या किए, 44 लॉज जो है 4 कोड्स में बना दिए हैं। लेकिन जो ये EPFO का एग्ज़ाम है, इसमें आपको जो ये 4 कोड्स हैं सिर्फ यही नहीं पढ़ने हैं, आपको वो 44 लॉज भी पढ़ने हैं, ठीक है। आपको वो 44 लॉज, मतलब 44 भी नहीं, आप बोल सकते हैं सारे भी नहीं पढ़ने, सारे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सम 29 आर इम्पॉर्टेंट, और हम देखेंगे कि जितने जैसे जैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे हम वो पढ़ेंगे। तो जो ये लॉज हैं आपको ये पुराने वाले भी हैं जो वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्यों पढ़ने हैं अगर कोड्स में आ गए हैं, वो इसलिए पढ़ने हैं, देखो जो लास्ट EPFO का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वो 2019 और 20 की नोटिफिकेशन थी, बट ड्यू टू कोविड वो एग्ज़ाम जो है वो 2021 में हेल्ड हुआ था, ठीक है, 2021 में हुआ था। अब 2021 में से पहले ही जो ये कोड्स हैं ये आ गए थे, ठीक है, ये बन चुके थे, ये एक्ट पास हो चुके थे, ये कोड्स आ गए थे। लेकिन ये कोड्स आने के बावजूद भी उस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो पुराने एक्ट्स में से पूछे गए थे, ठीक है। जो वो पुराने एक्ट में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो वाले जो लॉज हैं वो भी हमें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। लर्न एज इन कि हमें वो पढ़ने पड़ेंगे, उसमें प्रोविजंस रहते हैं, वेरियस प्रोविजंस रहते हैं जो हमें क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है।
अब वो वेरियस प्रोविजंस किसके रिलेटेड है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वेरियस डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हमारे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इसके बारे में 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था लॉकआउट्स के ऊपर। अब ये लॉकआउट्स क्या होते हैं, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, जब हम ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि लॉकआउट्स क्या होते हैं। जब एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉयज़ को काम से बाहर निकाल देता है और उनको नहीं वर्किंग प्लेस पर आने देता है, सो दैट उनके बीच में जब डिफरेंसेस क्रिएट होने लगते हैं, वैसे ये घेराव भी होता है। जब एम्प्लॉय जो होता है वो अपने एम्प्लॉयर को घेरा डाल लेते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं वर्क प्रीमिसेस से, तो वैसे करके हम ये सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे हमारे ये एक्ट्स आएंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि हमें वो लेबर लॉज भी पढ़ने हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ये लेबर लॉज का एक पार्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम क्या करेंगे, हम अप्रोचेस पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उनमें पार्टीज़ कौन सी होती हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉई होता है, गवर्नमेंट होती है, ट्रेड यूनियंस होते हैं, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन होती है, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। जब भी आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आपने किसके पास जाना है, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स के पास जाना है। तो ये वेरियस पार्टीज़ हैं हमारे किसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोचेस वगैरह पढ़नी है और लेबर लॉज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है कि लेबर लॉज जो है वो इवॉल्व कैसे हुए थे, ठीक है। एवोल्यूशन पढ़ना है हमें लेबर लॉज का। देखो लेबर लॉज जो है हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही जो है इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गए थे। तो वैसे ही करके हमें क्या करना है कि पहले वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था, फिर 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लेबर लॉज कैसे रहे, ये सारी चीज़ें हम इनका एवोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वेरियस अप्रोचेस जो है, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो लेबर लॉज के रिलेटेड ही होता है, लेकिन जो ये लेबर लॉज हैं इसमें वेरियस एक्ट्स हैं जो हमें आगे डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको सिलेबस में बता देती हूँ कि है क्या क्या है। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी अप्रोचेस और जो थ्योरीज है, मैंने आपको बोला कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है वो पूरा थ्योरेटिकल है, तो उसमें हमें क्या करना है, थ्योरीज पढ़नी है रिलेटेड टू, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैंने आपको बोला एम्प्लॉय और उसके एम्प्लॉयर मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बोलते हैं। उसमें वेरियस अप्रोचेस है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, गांधीयन अप्रोच है, यूनिटरी अप्रोच है, प्लूरलिस्ट अप्रोच है, विविगिरी अप्रोच है। अब आपको ये अप्रोचेस के नाम नहीं पता होंगे, बट हम जब ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको सब बताऊंगी ये अप्रोचेस क्या हैं, कैसे यूज़ होती हैं, हम इनको कैसे पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज में इनका क्या इम्पैक्ट रहता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर इनका क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जस्ट आज एक ओवरव्यू है आपको सिलेबस बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको जैसे पहले ही बोला हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री और एवोल्यूशन पढ़ना है लेबर लॉज का, कि हमारे लेबर लॉज की हिस्ट्री क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड वॉर से पहले ही ये क्या हो गए थे, लेबर लॉज बनना स्टार्ट हो गए थे, फिर उसके बाद ये चेंजेस आपको पता है अमेंडमेंट्स होती रहती है, आते रहते हैं, फिर वर्ल्ड वॉर्स के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, वैसे हम इसका पूरा एवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज। अब लेबर लॉज जो है आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो आए होंगे। अब हमारा एक पार्ट होता है प्रियम्बल, ठीक है, एक होते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स और एक होता है हमारे डीपीएसपीज। जो हमारे लेबर लॉज हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी आते हैं और ये हमारे डीपीएसपीज में भी आते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 है, ठीक है, 16 है, 19 है, 21 है, 23 है, 24 है, ये सारे हमारे लेबर लॉज से रिलेटेड हैं। अब जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 14 जो है वो कौन सा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जितना काम करोगे उतने वेजेस मिलेंगे, जितना जो बराबर का काम करेगा वैसे वेजेस मिलेंगे। आर्टिकल 16 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड है। आर्टिकल 19 आपको पता है राइट टू फ्रीडम है, लेकिन लेबर लॉज में ये कैसे रिलेटेड है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या बनते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूनियंस बनते हैं, ट्रेड यूनियंस बनते हैं, और जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, वो हमें एक चीज़ बताता है कि हमें मतलब राइट है कि दैट वी कैन फॉर्म यूनियंस इन आवर वर्क प्लेस। तो आर्टिकल 19 उससे रिलेटेड है। 21 जो है राइट टू लाइफ है, आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस तो हर चीज़ पर होती है, लेकिन राइट टू लाइफ इज आर्टिकल 21। 23 जो है वो ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है,
बेगार के रिलेटेड है, बॉन्डेड लेबर के रिलेटेड है, यानी चाइल्ड लेबर वगैरह ये सब जो है वो प्रोहिबिटेड है, उसके रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें इसमें किस में आ जाती हैं, हमारे लेबर लॉज में आ जाती हैं। और 24 जो है वो हमारा, आपको पता है कि जो 14 ईयर्स से नीचे जो भी बच्चा है उसको हम किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी आर्टिकल 14 में आती है। उसके बाद हमारे DPSPs में भी लेबर लॉज का इंपॉर्टेंट रोल है। DPSPs यू नो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये क्या है हमारा पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका एक पार्ट, मतलब पार्ट 4 है ये DPSP हमारा। उसमें जैसे हमारा आर्टिकल 38 है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के लिए आर्टिकल 41 है, 42 है, 43 है। ये सारे आर्टिकल्स हम आगे डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमें पता चले कि हमारे लेबर लॉज जो है इन सब चीज़ों से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, DPSPs जो है इनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर लॉज भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इन लॉज का। और इसके अलावा मेरे को आपको ये बताना है कि जो हमारा 7th शेड्यूल है वो भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि जैसे 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें क्या बताया जाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, देखो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे सेंटर लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो है जिसपे स्टेट लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो अगर सेंटर का लॉ जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा तो सेंटर जो है वो ओवर रूल करती है। लेकिन इसमें क्या है कि यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इसमें क्या है कि यूनियन लिस्ट में मैंने आपको जैसे बोला कि सेंटर लॉज बनाती है, स्टेट में स्टेट बनाती है, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। अब जो ये लेबर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसका पार्ट है, लेबर लॉज जितने भी रिफॉर्म्स हैं रिलेटेड टू लेबर, ये सारे किस में आते हैं, हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो 7th शेड्यूल भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रिलेटेड टू लेबर लॉज जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में मोस्टली जितने भी लेबर लॉज हैं वो हमारे किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि लेबर जो है वो क्या है, एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटर भी लॉ बना सकती है, इस पर स्टेट भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ये 44 लॉज जो है सिर्फ सेंटर के हैं, बाकी अपने स्टेट्स में भी डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है, कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक। तो चलो नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियन मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्रियल प्लेसेस पे जितने भी हमारे वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर ट्रेड यूनियनिज्म बनते हैं। ट्रेड यूनियंस क्या हो गए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वर्क्समैन और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशंस बनते हैं सो दैट की डिस्प्यूट्स ना हो, तो एसोसिएशंस बनाते हैं, दैट इज ट्रेड यूनियन। तो उसी पे फिर आगे हमारा एक ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, फिर हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में इसका जो क्या इसके प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, सारी चीज़ें कैसे होती है, ये सब चीज़ें हमें इसमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ना है। इसमें हमारी वेरियस, हम फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है, एडल्ट, एडोलेसेंट, इन सब चीज़ों पर डेफिनेशंस कैसे दी गई हैं, इनके प्रोविजंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, किसके अंडर आती है, वैसे करके हमें ये सारे एक्ट्स क्या करने हैं, पढ़ने हैं। यहाँ पर सिर्फ आप इनके नाम नोट कीजिए और 1 बाय 1 जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स कंटिन्यू करते रहेंगे वहाँ पर हम 1 बाय 1 ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ते रहेंगे। बट वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज दैट कि ये डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट है इसी में, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी पढ़ना है हमें एक, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ना है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम, आपको पता है एबॉलिशन जो है बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो है उसको हम एक्ट जो है 1976 उसमें पढ़ना है, उसके वेरियस प्रोविजंस क्या हैं, कैसे आप बना सकते हैं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़नी है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, फिर हमें वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़नी है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें पढ़नी है। उसमें से एक हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है विच इज़ अ ट्राइपार्टाइट बॉडी, तो ये भी हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने मेंशन किया, जो मैंने आपको बोला कि 44 लॉज जो हैं वो जो चेंज होकर हमारे 4 कोड्स में बने हैं, उसमें ही हमारे लेबर लॉज में एक लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो 2 कोड्स आते हैं वो कौन से हैं, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 ये आता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज में, और दूसरा कोड जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में आता है दैट इज कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020।
ठीक है, ये भी हमने क्या करना है। कोड्स का मैं आपको थोड़ा सा आगे एक थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ अभी कि हमारे कोड्स क्या हैं, इनमें हमने कौन से एक्ट्स जो हैं वो सब्स्यूम किए सो दैट कि ये हमारे कोड्स बन जाएं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अब सोशल सिक्योरिटी में हमारे कौन से जो हैं लॉज आते हैं, कौन से एक्ट्स हमें इसमें पढ़ने हैं। लेबर वेलफेयर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ठीक है, लेबर वेलफेयर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी थ्योरीज क्या है, ये सारे हम सोशल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वेरियस स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जैसे प्रधानमंत्री विकास योजना, सम्मान निधि योजना, वेरियस स्कीम्स जितनी भी हमें प्रोवाइड की गई है वो स्कीम्स हमें क्या करनी है, सोशल सिक्योरिटी में पढ़नी है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें रहेगा हमारा लेबर वेलफेयर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, देन इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, वर्क्समैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। डू यू नो व्हाट इज ग्रेट्युटी? कि जब आप किसी इंडस्ट्री में या किसी भी वर्क प्लेस पे काम करते हो, वहाँ पर एज अ जेस्चर आपको दिया जाता है जब आप वो उस जगह को छोड़ते हो, तो दैट इज टर्म टू बी नोन एज अ ग्रेट्युटी। तो ये हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे कि ग्रेट्युटी एक्ट क्या है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, और उसके बाद जो हमारे सोशल सिक्योरिटी में जो दो कोड्स आते हैं, देखो कोड्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, मैंने आपको बोला था लेबर लॉज में आएंगे। वो दो कोड्स हमारे किस में थे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में थे। लेकिन जो ये दो कोड्स हैं, कोड्स ऑन वेजेस, कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये हमारे किस में आ रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो एक्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। अब इन दोनों एक्ट्स में क्या है, देखो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो दैट इज EPFO। ठीक है, जब वो आपने एनफोर्समेंट ऑफिसर बनना है तो उसमें ही आपको ये वाली स्कीम्स जो इंप्लीमेंट करनी है, आपको बेसिकली काम ही यही होने वाला है। ठीक है, और EPFO जो है ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो ये बेसिकली मेन काम ये होने वाला है। क्लियर? ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया कि हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज में कौन से आने हैं और सोशल सिक्योरिटी में कौन से आने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि ये कोड्स में जो हमारे कौन से इन्होंने जो हमारे कोड्स जो बनाए हैं उसमें कौन से जो लॉज हैं वो क्या कर दिए, सब्स्यूम कर दिए हैं। क्यों सब्स्यूम किए, सो दैट कि जो हर एक एक्ट में क्या था, अलग डेफिनेशन थी, अलग तरह से डिफाइन किया गया था, सो दैट जो कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया गया, कोड्स बनाए और जो सिमिलर जो एक्ट्स थे उनको क्या किया, एक कोड में ऐड कर दिया। ठीक है, वैसे जैसे ये पहला कोड है कोड ऑन वेजेस। ठीक है, कोड ऑन वेजेस जो है 2019 हम इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये पास हुआ था, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने पास किया था इसको। असेंट किसने दी थी, प्रेसिडेंट ने दी थी। ठीक है, कब दी थी, 8 अगस्त 2019 में दी थी। द कोड एम्स टू रेगुलेट वेजेस इन ऑल जॉब्स इन्वॉल्विंग एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग वेजेस एंड बोनसेस। ठीक है, क्या करना है, वेजेस को रेगुलेट करना है बिजनेस में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, किसी भी चीज़ में, और उसमें क्या है, वेजेस और बोनसेस जो हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं। अब इसने कौन से लॉज जो हैं जो वेजेस के रिलेटेड है, देखो नाम क्या है इसका, कोड ऑन वेजेस, तो मतलब अब जो भी हमारे वेजेस पे लॉज थे वो सारे क्या कर दिए, कोड ऑन वेजेस के अंदर डाल दिए गए। तो कौन से 4 एक्ट्स जो हैं वो कोड ऑन वेजेस पे हमारे सब्स्यूम कर दिए गए हैं। पहला है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, तो ये जो है लेबर इस कोड को, इन सारे एक्ट्स को क्या किया, इसमें सब्स्यूम कर दिया। मे बी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोड ऑन वेजेस में कौन से एक्ट सब्स्यूम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये लोग याद रखेंगे कि ये एक्ट्स जो हैं ये इसमें सब्स्यूम कर दिए गए और हमारा कोड ऑन वेजेस बनाया गया। ठीक है, कोड ऑन वेजेस जो है वो 2019 है, क्यों, क्योंकि ये 2019 में पास हुआ था, दैट इज व्हाई इट इज 2019। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है हमारा कोड ऑन
ठीक है, वेजेस एक्ट ही है, ये आगे लिखा है। अब इनको मैंने आपको पहले ही बताया कि किस लिए ये यूज़ किया गया था, सो दैट कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में यूज़ कर सकें। तो इसमें क्या है कि स्कोप इसका वाइडन कर दिया गया था। जो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, मिनिमम वेज एक्ट है, तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो भी लॉ ने कवर किया उन सब चीज़ों को ईजी बनाने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी, ठीक है। और सेकंड ये जो है इसकी एप्लीकेशन जो है मिनिमम वेज एक्ट की 1948 and the payment of wages act of 1936 to all establishments and employees unless expressly exempted। तो सारे जितने भी हमारे ये जो मिनिमम वेज एक्ट है 1948 का और पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 का, सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में क्या कर दिया गया है, इस कोड को अप्लाई कर दिया गया है अनलेस एंड अनटिल कुछ एग्जम्पशंस जो हैं वो उन्होंने बताई गई हैं। ऑल्दो ये कोड्स बन तो गए हैं, लेकिन ये अभी अगर आप बोलोगे कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं प्रॉपरली, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सारी जगह पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं अभी, ऑल्दो दे हैव बीन मेड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। क्लियर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। देखो ये 2020 है, कोड ऑन वेजेस जो था वो 2019 था, क्योंकि वो 2019 में पास हुआ था, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है ये 2020 में पास हुआ था, ठीक है। पार्लियामेंट ने सितंबर 2020 में पास किया था, प्रेसिडेंट की सेंट इसको 28 सितंबर को मिली थी। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है वो ब्रॉट इनटू फोर्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज गवर्निंग ट्रेड यूनियंस। क्यों बनाया गया था? जितने भी ट्रेड यूनियंस के लिए लॉज बने थे उनको अमेंड करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ये लॉ बनाया, ये कोड बनाया गया था, ठीक है। अब क्या करना गया था? इन्वेस्टिगेशन, रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए बनाया गया था। तो इसने कौन से लेबर लॉज जो हैं उनको कंसोलिडेट किया है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इन तीनों लॉज को इंडस्ट्रियल कोड्स के अंदर सबस्यूम कर दिया गया, सो दैट कि ये लॉज जो हैं ये इजीली इम्प्लीमेंट हो सके। क्लियर? मतलब इनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो खत्म हो जाए, दैट इज वाई क्या किया गया है, लेबर लॉज को कोड्स में चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये भी जो है 2020 का कोड है, ठीक है। इसको भी प्रेसिडेंट की एक्सटेंड कब मिली थी? 28 सितंबर को मिली थी। इसका पर्पस क्या है? कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रेगुलेटिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस जो है पर्सन्स की, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट या कंसर्न मैटर्स में जो एम्प्लॉय किए गए हैं उसके लिए इसको बनाया गया है। और इसमें जो हमारे लॉज हैं वो कौन से सबस्यूम कर दिए गए? फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ये सारे जो है लेबर रिफॉर्म्स जो हैं इसमें लाए गए हैं, इसमें सबस्यूम कर दिए सो दैट ये इजी हो जाए। नेक्स्ट है लास्ट कोड, ठीक है। ये सारे इसमें ये वाले कोड्स भी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सिर्फ कोड ऑन वेजेस जो है वो 2019 में पास हुआ था, बाकी जितने भी कोड्स हैं वो कब हुए हैं? 2020 में पास हुए हैं। अब कोड ऑन 2020 जो है इसने भी प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इसको 28 सितंबर में। इसको किस लिए बनाया गया था? सो दैट कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है सारे एम्प्लॉयज़ को, जितने भी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कोड को पास किया गया था सो दैट कि जो पर्टिनेंट प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके अच्छे से, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे लॉज जो हैं, ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर सबस्यूम कर दी गई और एक कोड बना दिया गया। तो सारे लॉज जितने भी मैंने आपको पहले बताया कि हमें ये लॉज पढ़ने हैं, हमें वो लॉज अलग से भी पढ़ने हैं और उनको पढ़ने के बाद हमें ये कोड्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स, और अपकमिंग लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन से एंड विल मूव फर्दर one by one in various lectures. So keep watching these lectures and do like and subscribe the channel. Thank you. Bye.